सो फाइनली मस्त वेटेड लेक्चर आज का। इंशाल्लाह आज से ना हम मशीन लर्निंग को स्टार्ट करने वाले हैं। मशीन लर्निंग का देखेंगे क्या चीज़ होती है मशीन लर्निंग, इसकी डेप्थ में जाएंगे, इसके कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। तो आज ना जरा अपना माइंड बनाते हैं, अपने माइंड के अंदर मैप करते हैं चीज़ें कि व्हाट एक्चुअली इज मशीन लर्निंग। असल में क्या मशीन लर्निंग, हम तो पहले दिन से पढ़ रहे हैं ना कि मशीन लर्निंग ये है, फलाना फलाना। आज हम देखते हैं कि एक्चुअल में ना मशीन लर्निंग कहते हैं किसको है। ठीक है। और कल से प्रॉपरली हम एल्गोरिथम्स को स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग के। स्क्रीन विजिबल है, पहले बता दें। जी स्क्रीन विजिबल। बेस्ट हो गया, ओके बेस्ट है हो बिल्कुल। गया। ठीक है, तो सबसे पहले ना मशीन लर्निंग से पहले ना हम मशीन लर्निंग को जान लेते हैं कि इस मशीन लर्निंग के रोड मैप के अंदर हम चीजें करने क्या वाले हैं। फ्रॉम नाउ ऑन मैंने कहा था कि मशीन लर्निंग को ही मैं एआई को ही मशीन लर्निंग कह रहा हूँ, क्योंकि हम ओल्ड एआई तो कर नहीं रहे हैं आजकल कि हम रूल बेस्ड हमने पढ़ा था कि इफ ये तो ये कर दो, ये तो ये कर दो। तो मशीन लर्निंग और एआई को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो आज से हम कोर फंक्शनैलिटीज की तरफ जाने लगे इंशाल्लाह। ठीक है। और एक बात याद रखनी है कि मशीन लर्निंग के अंदर मैथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं। अगर आपकी मैथ की फाउंडेशन क्लियर होगी, मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स भी शेयर करूंगा मैथ के, वो आपने रिवाइज करने होंगे टाइम टू टाइम। और जितना हो सकता है मैं भी आपको बता दिया करूंगा। तो मैथ की फाउंडेशन जितनी जिस बच्चे की क्लियर होगी, उतना ही उससे ज्यादा निकाल सकता है एक चीज मैथ। और एक आगे हम देखते हैं कि क्या चीज होगी कि एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को अगर ये चीज लेकर आती है तो वो दूसरे मशीन लर्निंग इंजीनियर से बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ ना प्रोसेसेस होते हैं मशीन लर्निंग के। क्या मशीन लर्निंग सोच ली है जी मैंने मशीन लर्निंग करनी है, तो क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं मशीन लर्निंग के। ठीक है। तो आज हम पहले इसकी पाइपलाइन पढ़ेंगे मशीन लर्निंग की, ताकि आपके माइंड के अंदर इमेजेस बैठे हैं, माइंड के अंदर ना एक फ्लो पैदा हो गया यार। हाँ, हम मशीन लर्निंग इस फ्लो के साथ, इस पैटर्न के साथ, इस स्ट्रक्चर के साथ फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि मशीन लर्निंग जो होगी ना, एआई है। एआई जो भी एआई का काम हम कर रहे हैं, जितना ज्यादा डाटा हम मशीन लर्निंग को देंगे, जितना ज्यादा हम डाटा अपने मॉडल को देंगे, उतनी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा वो। जहां मशीन लर्निंग यूज होगी, आपने देखना है कि डाटा वहां इन्वॉल्व होगा ही होगा। मशीन लर्निंग और डाटा में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जहां मशीन लर्निंग होगी वहां पर डाटा जरूर होगा। ठीक है। हमने चीज पढ़ ली थी कि डाटा जितना ज्यादा देंगे, उतनी बेहतर तरीके से मशीन लर्निंग होगी। अब जितना बेहतर डाटा होगा, उतनी ही बेहतर मशीन लर्निंग भी हो रही होगी। लेट से मैं एक बंदे को देता हूँ कि एक बंदे को गंदा सा डाटा दे देता हूँ, ठीक है, जिसकी वैल्यूज भी ठीक नहीं है और डाटा की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, और दूसरे बंदे को मैं अच्छा डाटा देता हूँ, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, दी बेस्ट अपडेटेड डाटा है। तो कौन सा आपके दिमाग में पर्सन ए ज्यादा परफॉर्म कर रहा होगा, पर्सन बी? वही पर्सन अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा ना जिसके पास क्वालिटी ऑफ डाटा होगा, बेहतरीन किस्म का डाटा मौजूद होगा। वो बंदा आउट परफॉर्म कर जाएगा। इट्स लाइक के एग्जांपल लेते हैं अगेन कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन है वो बहुत ही ऑब्सोलीट हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो 20 20 25 25 साल पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं। अब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं वो 25 साल पुरानी एक चीज पढ़ रहे हैं। पढ़ तो वो भी रहे, मेहनत वो भी कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड वो भी कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो 25 साल पुराने डाटा के ऊपर कर रहे हैं। और एक फॉरेन स्टूडेंट है, ठीक है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज को पढ़ रहा है, मेहनत वो भी कर रहा है, पढ़ वो भी रहे। तो दोनों के अंदर कोई कंपैरिजन होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड ओल्ड चीजों के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। उससे क्वालिटी ऑफ डाटा ठीक नहीं है। ट्रेनिंग उसने भी की है, ट्रेनिंग उसने भी की है, लर्निंग उसने भी की है, लर्निंग उसने भी की है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है? डाटा के ऊपर। डिफरेंस कहाँ पे है कि उसको क्या चीज इनपुट की गई थी। ठीक है, तो जितना प्यारा डाटा आप उसको देंगे, जितना जितना क्वालिटी क्वालिटी के साथ डाटा देंगे आप उसको, उतना ही बेहतर आपका मशीन लर्निंग का परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है। हमने ये चीज पढ़ ली है कि मशीन लर्निंग क्या चीज कर रही होती है। मशीन लर्निंग ना एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रही होती है। हम उसको इनपुट या पैटर्न्स देते हैं, ठीक है, ताकि हम एक फॉर्मूला बना लें, फॉर्मूला बना के रख लेते हैं, और इन द फ्यूचर अगर हम उसको इनपुट दें तो हमें आउटपुट देते हैं। ठीक है, इसको हमने इन डेप्थ पढ़ा था और देख भी लिया था। अब हम आगे इस चीज़ों को ना फर्दर ड्राइव करने वाले हैं, फर्दर डेप्थ में जाते हैं कि मशीन लर्निंग क्या क्या प्रोसेसेस होते रहते हैं। मशीन लर्निंग कर ली, ठीक है, आप लोगों ने एक, फॉर एग्जांपल मैंने एक एल्गोरिथम बनाना है, आपने एक एल्गोरिथम बनाना है, या आपने एक एप्लीकेशन बनाने लगे हैं। ठीक है, आपने कहा कि ठीक है लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक ना एप्लीकेशन बनाने लगा हूँ कि
लेट्स से हैव एन एग्जांपल कि एक एप्लीकेशन बनाता हूँ कि यूजर मुझे देगा, नंबर ऑफ बेडरूम्स देगा, ठीक है, और क्या कहते हैं, घर का एरिया देगा, इन या कुछ फीचर्स देगा घर के बारे में, ठीक है, लोकेलिटी देगा, घर का कितना बड़ा घर है, नंबर ऑफ बेडरूम्स क्या क्या है, घर की इन्फॉर्मेशन देगा, और मेरा जो एप्लीकेशन है उसको प्रेडिक्ट करके दे देगा कि घर की प्राइस क्या हो सकती है, ठीक है, घर की प्राइस क्या हो सकती है ये प्रेडिक्ट करके देगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल कि आपके पास आपके पास क्लाइंट आया है, ठीक है, तो एक और इससे भी बेहतर एग्जांपल ले लेते हैं कि रियल लाइफ की एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास क्लाइंट आया है, क्लाइंट का बहुत बड़ा ना स्टोर है, जनरल स्टोर है, लेट्स से, ठीक है, क्लाइंट कहते हैं कि मैं ना 25 साल हो गए मुझे जनरल स्टोर चलाते हुए, ठीक है, इसके ऊपर ना एआई लगा दो मेरे जनरल स्टोर के ऊपर। मेरे पास 25 साल हो गए, मुझे पास 25 साल से कस्टमर्स का डाटा है, डाटा मेरे पास बहुत है, ठीक है, तो मुझे बताएं कि मैंने एआई बनानी है तो क्या करना है। हमारा पहला काम पता है क्या होगा, डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से, या तो वो क्लाइंट हमें सोर्सेज दे रहा होगा, ठीक है, क्लाइंट हमें खुद डाटा दे रहा होगा, या तो हमने डाटा को खुद ही निकालना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हम डाटा को निकाल सकते हैं, लाइक कैगल आ गया है, खुद डाटा सेट तैयार कर सकते हैं, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करना है पहले। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, हम एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे थे, डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए सॉफ्टवेयर था, पाकिस्तानी डर्मेटोलॉजिस्ट थे वो, ठीक है, पाकिस्तानी डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया था कि कर रहा होगा बंदा स्किन, तो रियल टाइम स्कैन करके ना वो उसकी डिजीज बता देगा कि उसकी स्किन के अंदर क्या डिजीजेज है, रियल टाइम स्कैनिंग करके, ठीक है। पहले तो मेरे पास प्रॉब्लम आई हमारे पास कि ठीक है, अगर बंदे ने स्कैन करना है और उसको उसी टाइम बीमारी पता लग जाए उसकी स्किन की क्या बीमारी है, और उसके साथ मेडिकेशन आ जाए कि आप ये मेडिकेशन अप्लाई करें आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। सबसे पहला काम जो करना था हमने वो डाटा को कलेक्ट करना था। पहला काम करते हैं डाटा को कलेक्ट करना होता है, पहला काम ही मशीन लर्निंग है, और डाटा हमारे पास होगा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते डाटा अगर नहीं होगा तो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने डाटा सेट अपना खुद तैयार किया था, क्योंकि हम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काम कर रहे थे, तो पाकिस्तानी मार्केट से हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बात की, उनके पास अपना डाटा था, तो हमने डाटा गैदर किया, कलेक्ट किया, ठीक है, तस्वीरें कलेक्ट की, फिर उसको प्राइवेसी पर्पसेस के लिए उनको ब्लर किया ताकि प्राइवेसी कंसर्न्स ना ब्रीच हो, तो तस्वीरों को ब्लर करके सिर्फ उतने एरिया के ऊपर ट्रेन किया मॉडल को जितना एरिया अफेक्टेड था, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, पहला काम हमारा हो रहा था कि डाटा को कलेक्ट करना, डाटा कलेक्शन। हम डिफरेंट सोर्सेज, डाटा सोर्सेज कोई भी हो सकती है, ठीक है, इंटरनेट हो सकती है, क्लाइंट हो सकता है, उसके ऊपर हम मेथड्स लगाते हैं डाटा को सोर्स करने के लिए ना, डिफरेंट मेथड लगाएंगे, गैदर कुछ भी स्क्रैपिंग लगा सकते हैं, क्लाइंट से ले सकते हैं, खुद डाटा सेट कर सकते हैं, फॉर्म्स इनपुट किसी से मांग सकते हैं, खुद जा जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, डाटा आपको चाहिए, ठीक है। अगर डाटा अवेलेबल नहीं है इंटरनेट के ऊपर तो आपको खुद ही कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पाकिस्तानी स्किन का डाटा अवेलेबल नहीं था, अब हमारे पास डाटा अवेलेबल है, ठीक है। पहला मेथड होगा डाटा को कलेक्ट करना है। यहाँ तक क्लियर है कि हमने मशीन लर्निंग देखी थी, मशीन लर्निंग का पाइपलाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला पहला जो स्टेप होगा ना हमारा, डाटा को कलेक्ट करना होगा, ठीक है, फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड। अब हमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, ठीक है, डाटा हमारे पास आ गया। डाटा को कलेक्ट करने के बाद ना हमने उसके ऊपर क्लीनिंग लगानी होती है। वही अभी मैंने कहा था कि जितना बेहतर, जितना क्वालिटी ऑफ द डाटा आप मेंटेन कर देंगे, उतने बेहतर आपका जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है वो काम कर रहा होगा, जितना उतने बेहतर तरीके से मॉडल आपका काम कर रहा होगा। इस लाइक ना कि आपको घर बनाना है, ठीक है, तो अगर आपको घर बनाना है तो जितनी बेहतर आपके पास सीमेंट होगा, जितना बेहतर आपके पास मटेरियल होगा, उतने ही बेस्ट तरीके के साथ आप घर बना रहे होंगे, ठीक है, जितना आपके पास बेस्ट चीजें होंगी, सेम गोस कि जितना बेस्ट आपके पास डाटा अवेलेबल होगा, जितना बेस्ट डाटा अवेलेबल होगा उतने ही बेस्ट आपके पास रिजल्ट्स आ रहे होंगे मॉडल, ठीक है। तो दूसरा स्टेप आपके पास होगा, जो आपने डाटा कलेक्ट किया था ना डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है, डाटा आपने गैदर कर लिया, डिफरेंट सोर्सेज से पकड़ लिया, उसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है। इस इन चीजों को ना मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ अभी, इन चीजों को डाटा के रिलेटेड, ठीक है। पहला मेथड हमारा था कि डाटा को हमने कलेक्ट कर लिया, दूसरा मेथड था कि हमने डाटा को क्लीन करना है। क्लीनिंग से क्या मुराद है कि हमने अनवांटेड वैल्यूज को निकाल देना है, डाटा के अंदर कुछ एरर्स आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करना है, डाटा की क्वालिटी जितनी मेंटेन कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है, उसके अंदर किसी की एज आई है 1000 साल, 1000 साल तो एज हो ही नहीं सकती ना, तो हमें डाटा को क्लीन करना है,
ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक टेबल आ गया जिसके अंदर 2 कॉलम्स सेम है, जरूरत नहीं है ना मुझे, या ऐसी वैल्यूज आ गई जिस जो ऐसा टेबल आ गया जिसमें आधी वैल्यूज नल पड़ी हुई है, तो मुझे उसको क्लीन करना है, सफाई करनी है डाटा की। ठीक है, पहले मेरे पास डाटा आ गया, डाटा डाटा डिफरेंट सोर्सेज से आएगा ना मेरे पास। ठीक है, अगर तो स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज सोर्सेज से आ रहा है लाइक कैगल या आपका हगिंग फेस, फिर तो वो काइंड ऑफ द क्लीन डाटा होगा, लेकिन हमें अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से उसको भी ट्विक अराउंड करना पड़ता है चीजों को। ठीक है, पहला मेथड डाटा कलेक्ट, दूसरा क्लीन। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो? मशीन लर्निंग करने जा रहे हैं, मशीन लर्निंग का प्रोसेसेस देख रहे हैं, पहले हमने डाटा कलेक्ट करना है, जितना जितना ज्यादा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं करना है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि यार जितना जितना बेहतर हमारे पास मॉडल परफॉर्म कर रहा होगा उतना ही बेहतर कर रहा होगा, जितना जितना क्वालिटी ऑफ द डाटा हमारे पास होगा। डाटा को कलेक्ट किया, डाटा को क्लीन कर लिया। ठीक है, एक चीज मेरे पास आ गई, उसको मैंने साफ कर दिया चीज को। अब होती है फीचर इंजीनियरिंग। क्या चीज होती है फीचर इंजीनियरिंग? ये चीज होती है कि यार मुझे बेस्ट फीचर्स निकालने हैं। मैं एज एन एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास डाटा आ गया है हाइट और वेट का। ठीक है, मैं उसमें से फीचर निकाल लेता हूँ बीएमआई का। ठीक है, अगर किसी को बीएमआई का अंदाजा हो, या मेरे पास किसी भी चीज का डाटा, मैंने ना मेरे पास विड्थ और हाइट आ गई है, मैं उससे एरिया का डाटा निकाल लेता हूँ, फीचर निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास डाटा है, इसको मैं एग्जांपल भी दूंगा। डाटा है, उसमें से फीचर को निकालना है ना, ऐसे फीचर्स को निकालना है जिसको हम मशीन को देंगे ना तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर लेगा। डाटा मेरे पास भी है, डाटा आपके पास भी है, ठीक है, डाटा किसी और बंदे के पास भी है। उसी डाटा के अंदर से उसने निकाला कितनी मीनिंग है अपने लिए, वो मैटर करता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम एक बंदे को दी गई है, दूसरे बंदे को भी दी गई है, तीसरे बंदे को भी दी गई है। लेट्स से हम छोटे होते थे कि हम चाइना मिट्टी से खेलते होते थे, छोटी वो हम चीजें बनाते होते थे उससे। एक एक आपको भी दी जाए, एक इस बंदे को भी दी जाए, इस बंदे को भी दी जाए। ठीक है, तीनों को सेम चीजें प्रोवाइड की जाए। अब वो उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, उसकी इंजीनियरिंग के ऊपर है कि वो उसमें से क्या निकालता है। ठीक है, एक आपको लेट्स से तस्वीर बनाने एक कैनवस दे दिया जाए, ठीक है, और कहे कि ये करो काम, तो वो बंदे की क्रिएटिविटी होती है, वो उससे क्या निकालता है, उसे क्या बनाता है। ठीक है, डाटा सबको दे दिया गया, उसमें से कितने फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है वो, कितने यूजफुल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, ये मायने करते हैं। ठीक है, हम आगे इसको इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे कि फीचर किससे एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो डाटा आ गया आपके पास। ठीक है, डाटा को हमने कलेक्ट किया, डाटा को साफ कर दिया, अब मेरे पास डाटा आ गया क्लीन वर्जन के अंदर। अब मेरे ऊपर है कि मैं उसमें से कितने फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, अपने मायने का डाटा किस तरह निकाल सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से लेट्स से क्या कहते हैं, लेट्स से कि मैं हाउस की एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास घर है, उसका डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है कि यार इस कमरे के अंदर ना इतने पंखे लगे हुए हैं। तो इस चीज से आपको लगता है कि एक कमरे में एक घर के में कितने कम पंखे लगे हुए हैं, इससे घर की प्राइस कैलकुलेट करने का कोई ताल्लुक हो सकता है? कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास डाटा आ गया है, मैं कितना इसके डायमेंशन को रिड्यूस करता हूँ, जितना मैं इसके अंदर फीचर इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता हूँ, ये सारा चीजें चीजें तब आती है। डाटा हमने कलेक्ट किया डिफरेंट सोर्सेज से। ठीक है, पहला मैंने सोचा कि यार मैंने एप्लीकेशन बनानी है मशीन लर्निंग की। ठीक है, मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहला काम मैं करूंगा, डाटा लेकर आऊंगा उसके 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 बस डाटा लेकर आऊंगा कि यार ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए डाटा चाहिए। डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया, इनफ डाटा कलेक्ट करने के बाद मैं उसको क्लीन करूंगा बैठ के। ठीक है, क्लीन करने के बाद मैं उसमें से बेस्ट फीचर्स निकालूंगा, जो अपने काम की चीजें हो रही होंगी, मैं फीचर्स निकाल रहा हूँ। हो सकता है कि मैं दो कॉलम्स को मिला के एक फीचर बना रहा हूँ, हो सकता है मैं 3 कॉलम्स को मिला के एक फीचर बना रहा हूँ। ठीक है, अप टू मी। ये डाटा की कैलकुलेशन, फीचर इंजीनियरिंग, क्लीनिंग, ये कहाँ पर हो सकती है? फीचर इंजीनियरिंग कहाँ पर हो सकती है? मैं इन सिंपल वर्ड्स के डाटा की मैनिपुलेशन हो रही है, तो आप डाटा की मैनिपुलेशन किसके जरिए से कर सकते हैं? पांडास के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, डाटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, पांडास के जरिए करेंगे। ठीक है, इन डेप्थ हम इसको फीचर इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे, देखेंगे। डाटा मैनिपुलेट हो रहा है तो आपके जहन में आ जाना है ये पांडास यूज होगा डाटा मैनिपुलेशन के लिए कहीं पे। ठीक है, नॉट नॉट ओनली के फीचर इंजीनियरिंग या फीचर इंजीनियरिंग, जहाँ पे भी डाटा कैलकुलेशन, डाटा मैनिपुलेशन परफॉर्म हो रही है पांडास, ये तुम्हारा काम होगा मॉडल को ट्रेन करना। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, जंप करने की कोशिश करते हैं कि हम मॉडल को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं।
मॉडल ट्रेन किस तरह होगा अगर आपके पास डाटा नहीं होगा? चलो डाटा कलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, बेस्ट है, हमने तो डाटा कलेक्ट कर लिया, वाओ, उसको क्लीन भी तो करना है। ठीक है, अगर मैं एक मॉडल को ट्रेन कर लूंगा ऐसे डाटा के ऊपर जिसके अंदर पड़ी हुई है एज आधे लोगों की 200 से ऊपर, तो मॉडल तो उसी डाटा के ऊपर ट्रेन हो जाएगा ना। अब वो प्रिडिक्ट क्या कर रहा होगा अगले लोगों की एज 200 300, ठीक है, जो कि आपके लिए वैल्यूएबल है ही नहीं। ठीक है, मैं उसको ट्रेन अगर 200 एज के ऊपर करूंगा तो वो प्रिडिक्ट भी तो 200 एज ही कर रहा होगा ना। अंडरस्टूड की बात है। तो डाटा को क्लीन करना उतना ही जरूरी है जितना डाटा कलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, उसको क्लीनिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद में डाटा आ गया, 2 3 बंदों के पास सेम डाटा आ गया है, ठीक है, उसमें से फीचर को एक्सट्रैक्ट करना है मुझे। जितने बेहतर तरीके से मैं फीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उतना ही मैं अपने मशीन लर्निंग को ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, इट्स लाइक अ पर्सपेक्टिव कि आप मशीन लर्निंग मशीन को कह रहे हो कि यार आप इस डाटा को इस तरीके से देख के इसके अंदर से ये फीचर्स मैंने निकाल के दे दिए, चलो इन फीचर्स के ऊपर ट्रेनिंग करो आप। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। फिर आपकी एक्चुअल आती है मॉडल की ट्रेनिंग। फिर आप एल्गोरिथम को सिलेक्ट करते हो। ये डेप्थ में चीजें पढ़ेंगे आप, ठीक है, अभी डरने की जरूरत नहीं है इन चीजों से। क्या आप एल्गोरिथम कौन सा यूज करना है, हाइपर पैरामीट्रिक किस तरह ट्यून करना है, वैलिडेट क्रॉस वैलिडेशन किस तरह करनी है, उसका आर्किटेक्चर किस तरह बनाना है उसका, सो एंड सो ऑन। ठीक है, कौन सी टाइप ऑफ लर्निंग के लिए कौन सी टाइप ऑफ यू कैन से मॉडल लगेगा, सुपरवाइज है तो फिर कौन से है, अनसुपरवाइज है तो फिर कौन से है, मेरे पास डाटा है तो मुझे किस टाइप का डाटा चाहिए, मुझे क्लासिफिकेशन करनी है, मुझे रिग्रेशन करना है, सारा पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, अभी आप पाइपलाइन देखें, प्रोसेसेस देखें कि पहला प्रोसेस क्या किया हमने, डाटा को कलेक्ट कर लिया। दूसरा, डाटा को कलेक्ट करने के बाद क्लीन कर लिया। तीसरा, उस डाटा में से बेस्ट इंफॉर्मेशन निकाल ली, बेस्ट फीचर्स निकाल लिए। अब बारी आती है हमारी मॉडल को ट्रेन करने की। यहाँ तक किसी को बताए कोई एरर हो, कोई कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, बेस्ट मॉडल को ट्रेन कर लिया हमने हमने ट्रेन कर लिया मॉडल को। लेकिन हमें किस तरह पता लगेगा कि यार ये मॉडल जो ट्रेन हुआ है वो सही हुआ है? ठीक है, मैं अपनी तरफ से हम कहें कि फॉर एग्जांपल बोर्ड्स हम क्यों लेते हैं, टेस्ट हम क्यों करते हैं लोग बच्चों का, ठीक है, क्यों जैसे असाइनमेंट क्यों लेते हैं, ताकि हमें पता लगेगा कि कहाँ स्टैंड कर रहा है। जो मैंने ट्रेन करवाया है इसको, इसने सही तरह ट्रेनिंग की भी है कि नहीं की भी। ठीक है, मॉडल को ट्रेन करने के बाद उसकी इवैल्यूएशन होती है कि यार कितने कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कितने अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। ठीक है, ये एरर तो नहीं कर रहा, जिस तरह के रिजल्ट आने थे वो उसके उस टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अगर ट्रेनिंग डाटा के ऊपर परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो टेस्टिंग डाटा के ऊपर भी तो परफॉर्म अच्छा करना चाहिए ना। ट्रेनिंग डाटा कौन सा हो सकता है और टेस्टिंग डाटा कौन सा हो सकता है? नाम से पता लग रहा है, क्वेश्चनिंग करता हूँ मैं। ठीक है, ट्रेनिंग डाटा कौन सा हो सकता है और टेस्टिंग डाटा कौन सा हो सकता है? फिर आप ट्रेनिंग डाटा कौन सा हो सकता है और टेस्टिंग डाटा कौन सा हो सकता है? इनपुट आउटपुट नहीं। ठीक, ये सही है। उसके ऊपर जिस डाटा को देकर ना ट्रेन किया जाए मॉडल को, पहले हमने क्या क्या पैटर्न निकाला था, हमने उस दिन देखा था ना कि मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर आपको एक डायग्राम शेयर की थी। मैंने गूगल क्लासरूम के ऊपर एक डायग्राम में हम उसको खोल के देख लेते हैं। जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं ना कि यार ये लो डाटा पकड़ो, ये लो ट्रेनिंग करो अपनी, तो फिर जो चीज इस्तेमाल होती है ना, जिस डाटा के ऊपर हम ट्रेन करते हैं मॉडल को, वो हमारा ट्रेनिंग डाटा होता है। ये देखें, हमने देखा था। ठीक है, हमने ये चीज देखी थी कि हम क्या करते थे, इनपुट में डाटा देते थे और आउटपुट में भी डाटा देते थे। इनपुट में भी डाटा दिया, आउटपुट में भी डाटा दिया, अब हमने एल्गोरिथम निकाल लिया। ये डाटा होगा आपका ट्रेनिंग डाटा। इस डाटा के ऊपर हम ट्रेन कर रहे हैं एल्गोरिथम को, यार ठीक है, मॉडल बन गया, ट्रेन कर रहे हैं हम इसको। अब फिर न्यू डाटा जिसके ऊपर हम न्यू डाटा दे रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि यार इसको प्रेडिक्ट करके दो मुझे, वो टेस्टिंग। ठीक है, उसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना। यहाँ तक क्लियर है? ट्रेनिंग डाटा जिसके ऊपर आप ट्रेन कर रहे हो, नाम से पता लग रहा है, ठीक है, चीजों का। तो हम स्प्लिट कर देते हैं अपने डाटा को ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 इमेजेस ली हैं तो मैं स्प्लिट कर दूंगा 80-20, ठीक है, 80-20 के अंदर स्प्लिट कर दूंगा।
क्योंकि मेरे पास टेस्टिंग के लिए भी तो डाटा होना चाहिए ना, ऑब्वियसली मैं टेस्ट ही नहीं करूंगा तो फायदा क्या होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेनिंग डाटा के ऊपर मॉडल परफॉर्म अच्छा कर रहा होता है और टेस्टिंग डाटा के ऊपर मॉडल फेल हो जाता है, फिर हम उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स लगाते हैं। ठीक है, उसको रेगुलराइजेशन कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है, ओवर फिटिंग कहते हैं, मॉडल ओवर फिट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि पहले पहले हमने डाटा को कलेक्ट किया, जितने रिसोर्सेज से कर सकते थे गैदर किया डाटा, डाटा को नहीं लेकर आए अपने पास, आए हमारे पास डाटा किसी तरह आया, बाद में हम देखेंगे चीज़ों को। कलेक्ट हो गया ना, फिर डाटा को साफ भी तो करना है। ठीक है, डाटा के अंदर से इररेलेवेंट चीजें निकालनी है। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज निकालनी है, ऐसी डाटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। जितनी क्वालिटी इंप्रूव होगी उतना बेहतर मॉडल परफॉर्म करेगा। डाटा की क्लीनिंग भी हो गई है, मुझे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, मेरे पास डाटा आ गया, मुझे बेस्ट फीचर्स चाहिए, मैं बेस्ट बेस्ट उसमें से चीजें निकाल के ना फिर मॉडल को दूंगा। ठीक है, बेस्ट चीजें निकाल के दूंगा, उसका फायदा क्या होगा कि यार ठीक है, ये मॉडल को मैंने बेस्ट चीजें निकाल के दे दी, अब वो बेस्ट तरीके से परफॉर्म करेगा। ठीक है, मॉडल को फिर ट्रेनिंग जारी करते हैं हम, यार ये लोग डाटा पकड़ो, ट्रेनिंग करो। ठीक है, अब एक मॉडल ट्रेन हो गया, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं कि यार ये सही ट्रेन हुआ भी है कि नहीं हुआ। ठीक है, हम टेक्निक्स लगाते हैं, अपन स्कोर लगाते हैं, सो ऑन, मीन स्क्वायर एरर लगाते हैं, सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, टेस्टिंग करते हैं हम चीजों की। फिर हम करते हैं डिप्लॉय। ठीक है, डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि यार हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, वो आप नहीं देख सकते, तो मैं इसको क्लाउड पे जाके कहीं तो डिप्लॉय करूंगा ताकि पूरी दुनिया के लिए वो एक्सेसिबल हो। ठीक है, गिट हब यूज करेंगे। ठीक है, ये चीजें इतनी कवर नहीं हो रही कोर्स के अंदर, डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा टच नहीं करेंगे हम, बेसिक लेवल की देख लेंगे। ठीक है, क्लाउड का आर्किटेक्चर, और इस चीजों को इतना कवर नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हमारा बेसिक फोकस होगा कि मॉडल को पकड़ें, मॉडल को बनाएं। ठीक है, और उसके बाद मॉनिटरिंग कर रहे होंगे हम इस चीज की कि यार परफॉर्मेंस जो हमारी कर रहा था, ये ओवरऑल द पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास डाटा ज्यादा होता रहेगा। मॉडल को जब हमारे पास आ रहे होंगे डाटा, हम फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको मैंने मॉल में लगा दिया, मॉल में इंस्टॉल कर दिया। ट्रेन मैंने किया था, ट्रेनिंग के लिए मेरे पास डाटा था 1 लाख, अब डाटा आ रहा है 10 लाख। तो अब उस मॉडल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज होना चाहिए, ना कि डिक्रीज होना चाहिए, तो उसको मॉनिटर करते हैं हम चीजों को। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होने वाला है मशीन लर्निंग का। डाटा को कलेक्ट करना, क्लीन करना, फीचर्स निकालना, मॉडल ट्रेन करना, इवेल्युएशन करना, डिप्लॉयमेंट करना, मॉनिटरिंग करना। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस के साथ हम मशीन लर्निंग को ना देखने वाले हैं। ये जो मैंने सारी चीजें बताई है ना आपको, ये 4 साल की डिग्री के अंदर होती है, लेकिन हम जितना मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर सकते हैं ना करेंगे। इसलिए इसलिए इस चीजों से नहीं घबराना कि हम बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं स्लो हो गया तो ये 6 महीने पे कोर्स चला जाएगा फिर। ठीक है, तो ओवर स्टेप भी नहीं करना चाहता चीजों को, बेहतर तरीके से लेके जाने चलेंगे इनको। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही कोर्स में कहा था कि इसको सीरियसनेस के साथ टाइम देके आपने फॉलो करना है कोर्स को। क्योंकि ये एआई है, एआई आपकी 4 साल की डिग्री के अंदर ये चीजें हो रही होती है, मशीन लर्निंग, इसके अलावा हमने डीप लर्निंग भी पढ़नी है। ठीक है, दिस इज ओनली मशीन लर्निंग, उसके अलावा हमें जनरेटिव एआई भी पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है कि फॉलो अलोंग करना है आपने साथ साथ। ठीक है, अब डाटा की तरफ आ जाते हैं कि हमने जितने जितनी चीजें, जितना ज्यादा डाटा देंगे, इतना बेहतर डाटा देंगे ना, उतना ही अच्छा मशीन लर्निंग परफॉर्म करेगा। तो ये डाटा जब आया है ना, तो एक और फील्ड आ गई हमारे पास, डाटा साइंस की। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो डाटा साइंस से क्या आपको नजर आ रहा है कि यार डाटा के रिलेटेड, डाटा साइंस में करती है, डाटा को बेहतर बनाने की कोशिश करती है ताकि मशीन लर्निंग ऑपरेशन उसके साथ अच्छी तरह से परफॉर्म हो जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, हाँ, डाटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट, ठीक है, डाटा इंजीनियरिंग, इसके अंदर सारी फील्ड आती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस क्या क्या चीज करते हैं तो क्या क्या फील्ड खुल रही होती है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट इटसेल्फ अ कंप्लीट फील्ड, ये मशीन लर्निंग है ना, डिप्लॉयमेंट इटसेल्फ अ कंप्लीट फील्ड, क्लाउड इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसके अंदर आप डिप्लॉयमेंट कर रहा था बंदा। ठीक है, वो इटसेल्फ इज अ कंप्लीट फील्ड, डिफरेंट फील्ड है, वो डिप्लॉय कर रहा होता है वो क्लाउड के ऊपर, AWS, एज्यूर, ठीक है, गूगल क्लाउड। ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आपके होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि यार आप डिप्लॉय करो हमारे पास। ठीक है, डिप्लॉयमेंट इटसेल्फ डिफरेंट फील्ड। तो ये
डाटा इटसेल्फ अ डिफरेंट, अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं, डाटा कलेक्शन, डाटा के लिए, ये इटसेल्फ अ डिफरेंट फील्ड है। अब डाटा साइंस के अंदर हम देखें कितनी कितनी डिफरेंट फील्ड हो सकती हैं। ठीक है, डाटा साइंस के की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, डाटा को मैंने इतने तरीके से टच नहीं किया, अब डाटा के लिए डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि हमने हमारा पहला प्रोसेस ही डाटा के साथ होने वाला है। ठीक है, डाटा को किस तरह एक्वायर करते हैं, तो आज ना डाटा को थोड़ा देख लेते हैं। डाटा के साथ हम फेमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के साथ फ्यूचर इंजीनियरिंग को तो हम देखेंगे, क्लीनिंग को भी देखेंगे। ओवरऑल इमेज बना लें अपने अपने माइंड में ना डाटा के बारे में। ठीक हो गया। तो डाटा साइंस के प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या हो सकता है डाटा साइंस का। कॉमन सेंस वाली बात है, बताएंगे पहला प्रोसेस क्या हो सकता है। डाटा साइंस में करने लगा हूँ तो पहला प्रोसेस क्या होगा मेरे पास। ठीक है, डाटा को डाटा कलेक्ट। कलेक्शन। जी बिल्कुल, मैं डाटा को कलेक्ट करूँ, मेरे पास डाटा होगा तो मैं उसके साथ कुछ कर सकता हूँ ना। ठीक है, डाटा ही नहीं मेरे पास होगा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, आइडेंटिफाई करना होता है डाटा को, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा लेकर आना होता है। ठीक है, तो ये इटसेल्फ इज अ फील्ड, कोलाइड होती है समहाउ और डाटा या बिग डाटा के साथ। ठीक है, ये इटसेल्फ इज अ फील्ड है, एक्वायर कैसे करना है। फिर सब फील्ड आपको निकलती हुई नजर आएंगी, ये 4 साल की डिग्री के नतीजे के रह जाती है। ठीक है, तो आपको इन डेप्थ ना ब्रांचेस निकलती हुई नजर आ रही होंगी। ये डाटा एक्वायर करना है, इटसेल्फ इज अ फील्ड। ठीक है, प्रिपेयर करना है, इटसेल्फ इज अ फील्ड। ठीक हो गया। डाटा को एक्वायर करने के लिए क्या क्या चीजें पहले सबसे पहले हम देखेंगे यार डाटा पड़ा 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 हुआ किधर है, डाटाबेस से मैंने डाटा उठाना है। ठीक है, मुझे किधर से डाटा उठाना है, मुझे किसी ऑनलाइन रिसोर्स से डाटा उठाना है, मुझे अपना डाटा खुद तैयार करना है, मैंने डाटा लेकर आना है सबसे पहले। ठीक है, मेरे पास डाटा आ गया ना, फिर मैं उसके ऊपर अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी टेक्निक्स अप्लाई कर सकता हूँ। पहले मेरे पास डाटा तो आ जाए, पर डाटा लेट से 10 जगहों से आ रहा है, तो मैंने एक्वायर करने के लिए 10 जगहों से लेकर आके उसको सबसे पहले मर्ज करना होगा। ठीक है, 10 जगहों से एक डाटा बनाना पड़ेगा, एक एक बेस बनानी पड़ेगी उसकी। ठीक है, उसको उसमें से फिर क्लीनिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले लेकर तो आ जाओ, इंटीग्रेट भी तो करना होगा, फिर लेकर आ जाना सबसे पहले डाटा, एक्वायर कर लिया डाटा को। ठीक है, सेकंड हमारा प्रोसेस होगा प्रेपरेशन का। ठीक है, सेकंड हमारा प्रोसेस हो रहा होगा प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन के अंदर दो टाइप होती है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। ठीक है, डाटा एनालिस्ट की जॉब सम हाउ यहाँ से कलेक्ट करती है। ठीक है, और प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ पर फीचर इंजीनियरिंग वाली चीजें आती हैं, क्लीनिंग वाली चीजें आती हैं। तो इसको ना थोड़ा संभल के, आराम से स्लो डाउन करके ना समझने की कोशिश करते हैं कि यार मेरे पास डाटा आ गया। ठीक है, मैंने डाटा एक्वायर कर लिया, अब मैंने इसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर के अंदर मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जब आपके पास डाटा आता है ना, तो आपने सबसे पहले देखना होता है कि यार, सबसे पहले देखना होता है कि यार मेरे पास जो डाटा है उसकी टाइप क्या है। सबसे पहला जो आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी काम करने लगा हूँ, मैंने डाटा एक्वायर कर लिया, डिफरेंट सोर्सेज से एक्वायर कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, मेरे पास डाटा आ गया। पहला काम मैं देखूंगा डाटा का टाइप क्या है यार। ठीक है, मुझे किस किस टाइप के डाटा के साथ काम करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर डाटा के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का बताएंगे कौन कौन से आते हैं, हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था ये चीज। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बताएं, 3 टाइप बताई थी मैंने, बेसिक 3 टाइप बताई थी। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, हमजा आप बताएं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। टाइप्स तो याद नहीं है। वैसे बता सकता हूँ कि जैसे ईमेल कलेक्शन हो गई, या फिर जो पोस्ट वगैरह होगी वो होगी हम्म। स्ट्रक्चर्ड हम्म। डाटा। हाँ, काइंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, राफे आप बताएं। मैं इसको बहुत ही एम्फोसाइज करके पढ़ा था चीज को। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की टाइप्स। फातिमा आप बताएं, किसी को बताएं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की टाइप्स। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की टाइप्स हमने 3 पढ़ी थी, टेक्स्ट, इमेजेस और आपका स्पीच। बिल्कुल, डोमेन्स भी निकली थी उस उन फील्ड्स के ऊपर से। ठीक है, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्निशन, अब आपके जहन में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, दूसरे लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, अनफॉर्चुनेटली।
आप अगर पिछले रिवाइज नहीं कर रहे होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फॉलो अलोंग कर सकते हैं कोर्सेज को। ठीक है, तो साथ साथ इसको रिवाइज करते रहें। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लेबल लगे हुए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, जैसे आपका डाटाबेस से आ रहा हो। ठीक है, एक्सेल से आ रहा हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, पता लग रहा है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है, इस कॉलम का नाम क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है ना, टेबल के फॉर्मेट में। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वो होता है कि जिसका मुझे स्ट्रक्चर पता ही नहीं है। ठीक है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह अभी एक ईमेल की एग्जांपल दी है, ठीक है, ईमेल आ रही है या ठीक है जेसोन जेसोन स्ट्रक्चर्ड होगा, स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ठीक है, डिक्शनरी अगर आ रही है स्ट्रक्चर्ड होगी। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड किसा है, तो पैटर्न नहीं है यार। ठीक है, मैंने पोस्ट लेकर आई, अगर वो जेसोन के अंदर आ रही है फिर तो स्ट्रक्चर्ड है, किसी पैटर्न के अंदर नहीं आ रही तो अनस्ट्रक्चर्ड है। मैंने अगर ईमेल लेकर आ रहा हूँ वो जेसोन के अंदर आ रही है फिर तो स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा यही करते हैं कि पैटर्न नहीं होता कुछ उसका, उसी को डील करना सबसे ज्यादा मुश्किल था, इसलिए तीन डिफरेंट फील्ड बन गई थी, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की तीन टाइप्स ही थी। ठीक है, टेक्स्ट, इमेजेस और आपकी स्पीच। ठीक है, ये तीन डिफरेंट टाइप्स आपके आपके पास थी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के, जिसकी वजह से फिर इन तीनों से आगे अलग अलग डोमेन बन गए। ठीक है, इससे एनएलपी बनी थी, इससे सीवी बनी थी, इससे स्पीच एनालिसिस या स्पीच रिकॉग्निशन बनी थी। ठीक है, हमने चीजें कवर कर ली है पहले लेक्चर के अंदर। ठीक हो गया, सबसे पहले हमारे पास डाटा आ गया, हमने डाटा को एक्वायर कर लिया। अब मैंने कहना है कि डाटा एक्वायर हो गया, मैंने प्रिपेयर करने लगा हूँ। ठीक है, पहला काम क्या करूंगा कि मैं देखूंगा टाइप क्या है इस डाटा के, उस हिसाब से मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तो स्ट्रक्चर डाटा है मैं किसी और तरीके से इसको हैंडल कर रहा हूँ, अनस्ट्रक्चर्ड है, इमेजेस हैं, किसी और तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा यार इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है यार, इसके टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है। ये भी चीजें हमने पढ़ी थी पहले लेक्चर के अंदर जब डाटा को हम देख रहे थे। ठीक है, डाटा तीन टाइप का हो सकता है। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स तीन तरह के हो सकते हैं डाटा के। एक होता है ऑर्डिनल, नॉमिनल, न्यूमेरिकल। ये चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोगों की रिवाइज होंगी, पुरानी है ना, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो नॉमिनल डाटा वो होते हैं जिसके अंदर कैटेगरीज हो, जैसे ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। ठीक है, ब्लड ग्रुप है ABCD। ठीक है, एक ग्रुपिंग हो रही हो, नॉमिनल डाटा वो होता है इसके अंदर कैटेगरीज आ रही हो आपकी। ठीक है, ये कैटेगरी बन रही है ना, एक रेड की बन गई, एक ब्लू की बन गई, एक ग्रीन की बन गई है। ऑर्डिनल डाटा ही नॉमिनल डाटा ही होता है, लेकिन उसके अंदर एक ऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह देखें, ये भी ऑर्डिनल डाटा भी नॉमिनल डाटा ही होता है, लेकिन इसमें एक ऑर्डर आ गया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक ऑर्डर में है ना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। न्यूमेरिकल डाटा नंबर के साथ डील कर रहा होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा नंबर के साथ डील कर रहा होगा। यहाँ तक आपका क्लियर है सब कुछ, यहाँ तक बताएं। पहले हमने डाटा को एक्वायर किया, डाटा को अपने पास लेकर आ गए। ठीक है, अब उसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने देखा यार इसके टाइप क्या है, डाटा स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड है तो मैं किसी और तरीके से इसको लेके चलूंगा, अनस्ट्रक्चर्ड है तो अभी उसके बारे में आते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के अंदर होता है, कैटेगरी के अंदर नहीं होता। तो मैंने देख लिया डाटा टाइप को, डाटा को, कि यार ये ये क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड को हम किसी और तरीके से करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड को किसी और तरीके से करेंगे। फिर हम इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ लेंगे डाटा के, तो डाटा के क्या एट्रीब्यूट्स हैं यार, कि ये कैटेगोरिकल फॉर्म में है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, या ऑर्डिनल नॉमिनल किस फॉर्म में है। ठीक है, कैटेगोरिकल फॉर्म में है तो कौन कौन से टाइप्स हो सकती हैं, ऑर्डिनल, नॉमिनल हो सकती हैं, नंबर्स में तो न्यूमेरिकल हो सकती हैं। ऑर्डिनल क्या होता है कि इसमें एक ऑर्डर फॉलो हो रहा हो। ठीक है, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक ऑर्डर, बकायदा ऑर्डर फॉलो हो रहा हो ना। ठीक है, स्मॉल, बिग, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। आपकी स्क्रीन स्टक है। जी जी, मैंने उसके ऊपर ही लेकर आया हूँ, अभी मैंने वो नहीं किया हुआ, डायग्राम नहीं ओपन किया। अब मैंने किया डायग्राम ओपन, अब आ गई है। ये अभी शुरू करो। बस, ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा था। तो क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स आपको बताएंगे कि यार ये किस, इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं यार, ये कैटेगोरिकल डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा है, क्यों इसको कर पढ़ने की जरूरत है हमें, क्योंकि हमने देखा था यार कि अगर कैटेगोरिकल डाटा हो तो उसको हम किसी और तरीके से डील करते हैं, न्यूमेरिकल हो तो उसके लिए कोई और तरीका लगाते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हम रिग्रेशन अप्लाई करते थे। ठीक है, मशीन लर्निंग का रोड मैप क्या होता था, मशीन लर्निंग का, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर
दो टाइप्स ऑफ चीजें होती थी, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। ठीक है, रिग्रेशन के अंदर हम न्यूमेरिकल नंबर वो आउटपुट में देता था, क्लासिफिकेशन के अंदर वो क्या कैटेगोरिकल नंबर आउटपुट में देता था। ठीक है, फ्लो क्या होता था कि हम इनपुट भी दे रहे होते थे, हम आउटपुट भी दे रहे होते थे। हम कल के लेक्चर में सुपरवाइज मशीन लर्निंग डेप्थ में पढ़ेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। इनपुट आउटपुट देते थे, हम एक फंक्शन निकाल लेते थे, अब उस फंक्शन को इन द फ्यूचर हम इनपुट देंगे तो वो हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये ऑर्डिनल हम हमें निकाल लिया कि ये डाटा किस टाइप का है। ठीक है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, ऑर्डिनल डाटा में पता लग गया, नॉमिनल डाटा पता लग गया, न्यूमेरिकल डाटा पता लग गया। नंबर की भी ना आगे दो टाइप्स होती हैं, टाइप का इंडेक्स लगा दो। ठीक है, नॉन एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज होती हैं या टाइप्स होती हैं, फिर इसकी दो प्रॉपर्टीज भी आती हैं, वो बताता हूँ। नॉन एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि यार कुछ नंबर्स ना फॉलो करते हैं, जीरो इज द मिनिमम नंबर। लेट्स से एज -1 नहीं हो सकती है किसी की, इन दिस केस जीरो इज द मिनिमम नंबर। ठीक है, किसी किसी की एज से मिनिमम भी जीरो होगी। दूसरे केस के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं जिसके अंदर जीरो से छोटा नंबर नहीं होते हैं, जिसका टेम्परेचर है माइनस में भी जाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन है उसमें माइनस में भी जा रही होती है चीजें। तो जिस जिस न्यूमेरिकल डाटा के अंदर, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज आ रही है, जीरो 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 छोटा है। ठीक है, जीरो सबसे छोटा नंबर है वो एब्सोल्यूट, फिर नॉन एब्सोल्यूट आपका जीरो से भी छोटे नंबर से मौजूद होते हैं। ठीक है, जीरो से भी छोटे नंबर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, तो वो नॉन एब्सोल्यूट कैटेगरीज में जा रहे होते हैं। एक कैटेगराइज कर दिया मैंने नंबर्स को। ठीक है, फिर इसके डिफरेंट तरह की टाइप्स आ रही होती हैं। वो क्या होती हैं, अभी अभी ही भाई ने नाम लिया है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस क्या होती है? डिस्क्रीट आप लगा लें कि मेरे पास 2006 2007 है साल। ठीक है, तो 2006.5 नहीं हो सकता मेरे पास साल, डिस्क्रीट है, या 6 होगा या 7 होगा। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर मैंने पढ़ा था, वो जीरो जान सकता है या वन वन उसको पता है। ठीक है, बाइनरी नंबर है, या तो जीरो उसको पता है या तो वन उसको पता है। डिस्क्रीट जीरो या वन, 0.1 0.2 वो नहीं जानता क्या होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे नंबर जो कॉन्टिन्यूअस हो, लाइक 1.2 1.3 1.4, जिस तरह मैं कहता हूँ कि मुझे 1.2 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए। ठीक है, मेरे पास मैथ का रिजल्ट आया है 4.6, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को आप ले लें, कह लें कॉन्टिन्यूअस नंबर्स। ठीक है, डिस्क्रीट वो चीज होती है कि यार आइदर दिस और आइदर दिस, दैट्स इट। डिस्क्रीट है ना। ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्मेट के अंदर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, इट्स लाइक डिस्क्रीट आपका कहेगा या तो ये या तो ये, दैट्स इट। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कहेगा कि भाई मैं तो कॉन्टिन्यूअस हूँ, मैं ये भी हो सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी, मैं हर पॉसिबिलिटी हो सकता हूँ। ठीक है, मैं 0.0001 भी हो सकता हूँ, मैं 0.1 भी हो सकता हूँ, मैं वन भी हो सकता हूँ। कॉन्टिन्यूअस है ना, सारे नंबर लाइन के ऊपर वैल्यूज आ रही होंगी उसके। डिस्क्रीट कहता है कि आई विल बी आइदर दिस और आई विल बी आइदर दिस, दैट्स इट। मुझे नहीं पता कि क्या क्या चीजें आती हैं बीच के अंदर। आई विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स, डिस्क्रीट नंबर्स। ठीक है, 2006 2007 2008, 2006.6 नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, चलो ये तो नंबर नहीं है ना, ये तो कैटेगरीज है। ठीक है, 1 2 3, दैट्स इट। ठीक है, नंबर्स के कॉन्टिन्यूस होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, नॉन एब्सोल्यूट होते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं कि किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, बाकी बताएं। नेक्स्ट। ठीक है, कुछ हमारे ना स्टैटिस्टिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं डाटा के। कौन कौन से होते हैं? कुछ तो आपको पता भी होंगे, कुछ आपको नहीं भी पता होंगे। स्टैटिस्टिकल एट्रीब्यूट्स क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि हमें डाटा के कुछ स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा मैथ का भी टच लेंगे कि हमने क्या क्या चीजें मैथ में कवर करनी होंगी। हमें पता लग गया कि यार ठीक है कि किस टाइप का डाटा आ गया मेरे पास। अभी हमने डाटा के एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए, अब फ्लो को भी साथ साथ ना करते रहते हैं। डाटा लेकर आए, एक्वायर किया, डिफरेंट सोर्सेस से इंटीग्रेट कर लिया,
पता लग गया कि यार ये किस टाइप का डाटा है, अनस्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है। फॉर एग्जांपल अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड है, टाइप क्या है इसकी, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड है तो यार इसके अंदर कोई कैटेगरीज हैं या नंबर्स फॉलो हो रहे हैं, या स्ट्रक्चर्ड है तो क्या क्या चीज फॉलो हो रही है, कैटेगरीज है, नंबर्स है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है, नंबर्स है, न्यूमेरिकल है, क्या है डाटा, ठीक है, टाइप्स निकालनी, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड है और न्यूमेरिकल है या नॉमिनल है, ठीक हो गया, मेरा काम हो गया यहाँ तक। अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, मुझे स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती है, स्टैटिक्स इन्वॉल्व होती है। अब जो बच्चे कहते थे ना कि यार हमें मैथ पढ़ने की क्या जरूरत है बचपन में, कि मैथ कहाँ यूज होता है, मैथ पढ़ क्यों रहे हैं, उनको पता लगेगा कि हम कहाँ मैथ पढ़ रहे हैं। मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा मैथ यूज होना है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हम क्यों जानते हैं, हम इसके आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्या जरूरत है, किन किन चीजों में अप्लाई हो रही होगी, क्यों जरूरत है इन चीजों की। सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी होती है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि टेंडेंसी का झुकाव किस तरफ है डाटा का, किस सेंट्रल की तरफ है, कि हमें उसका सेंटर निकाल, सेंटर से क्या उसका ताल्लुक है, ठीक है, एक 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 झुकाव निकालना है हमने डाटा का कि किस टाइप का है। उसके अंदर तीन चीजें होती है, मीन, मीडियम, मोड, और भी होती है लेकिन हम इन तीन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। मीन क्या होता है, मीन आपका क्या होता है कि डाटा की एवरेज निकाल लो, सारे कॉलम्स सारे डाटा को प्लस करो, जितने नंबर ऑफ डाटा उससे डिवाइड करके मेरे पास एवरेज निकाल के ले आओ, ठीक है। इसको हम अलहदा करके पढ़ लेते हैं, मीन, ठीक है, मीडियन, आई गेस, मोड, दैट्स इट, ठीक है। मीन आपका क्या कर रहा होगा कि सम डिवाइडेड बाय नंबर। मीडियन आपका कर रहा होगा मिडिल वैल्यू ऑफ द सॉर्टेड डाटा। मैंने डाटा आएगा, मैं उसको सॉर्ट कर लूंगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब जो मेरा सॉर्टेड डाटा होगा ना, उसकी जो मिडिल की वैल्यू होगी ना, वो मीडियन होगी, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं बचपन में। ये वाले कॉन्सेप्ट तो इतने डेप्थ में नहीं है, आगे जो कॉन्सेप्ट होंगे मैथ के वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, वो शायद आपने पढ़े हुए भी नहीं होंगे मिडिल या हाई स्कूल के अंदर। मोड आपका कहता है कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू अगर कर रही है ना, वो मैं मोड हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डाटा है 0 1 1 1 1 2, तो इसमें मोड 1 होगा क्योंकि 1 बहुत बहुत ज्यादा अगर कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक मुझे बताएंगे किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन हो। स्टैटिस्टिकल एट्रीब्यूट्स में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मीन मीडियन मोड है। मीन क्या होता है, सबका सम लेकर नंबर ऑफ उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास मीन आ जाता है। मीडियन क्या होता है कि वैल्यू को एक सॉर्ट करो, वैल्यूज को, और उसकी मिडिल वैल्यू निकाल लो। मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा डाटा के अंदर चीजें रिपीट हो रही होती है ना, सबसे ज्यादा अकर हो रही होती है, वो मोड होता है। कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे? ठीक है। अगली हमारी चीज होती है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन इंग्लिश का लफ्ज से आपको क्या जाहिर हो रहा है, डिस्पर्जन से, डिस्पर्जन आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है। फातिमा आप बताएंगे डिस्पर्जन से आपके जहन में क्या चीज आ रही है, डिस्पर्जन से। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैला देना, डिस्पर्स कर देना, ठीक है। हमने सुना है कि यार वो जलसा हो रहा था, क्राउड को डिस्पर्स कर दिया गया, फैला दिया, डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन के हम देखते हैं कि यार सेंट्रल टेंडेंसी के पैरामीटर उठाते हैं, उस बेसिस के ऊपर डाटा का फैलाव किस किस जगह पे है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि हम दो चीजें देखेंगे यार डिस्पर्जन के अंदर। अगर हम मीन को यूज कर सकते हैं, मीडियन को यूज कर सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को, चीजों को यूज करते हैं डिस्पर्जन के अंदर। आगे किस जगह पे एग्जैक्टली यूज होगा हम देखेंगे ये चीजें, ठीक है। ये चीजें आगे यूज होने वाली हैं। अगर हम मीन को यूज करें ना, तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होती है और एक वेरिएंस होती है। इनका नाम तो सुना होगा, अगर आपको इनकी डेप्थ में नहीं पता हो तो। स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, एक वेरिएंस होती है। ये आपको बताते हैं कि यार ये आपको बताते हैं कि यार डाटा का झुकाव जो है ना, डाटा किस तरह डिस्पर्स हुआ है सेंटर से, सेंटर से किस तरह डिस्पर्स हुआ है, सेंटर से किस तरह से डिस्पर्स हुआ है डाटा, ठीक है। तो अगर आप मीन को उठा के करेंगे तो डिफरेंट होगा ना, मीडियन को उठा के करेंगे तो डिफरेंट होगा, क्योंकि मीन के केस के अंदर सेंटर डिफरेंट होगा, मीडियन के केस के अंदर सेंटर डिफरेंट होगा, जाहिर है ना, क्योंकि मीडियन के अंदर सॉर्टेड होती है हमारी, ठीक है।
तो अगर हम मीन को लेकर करें तो डिस्पर्जन के लिए हम ये चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। मीडियन को लेकर करें तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का इस्तेमाल करते हैं। इसका आइडिया नहीं होगा आपको आई गेस। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का किसी ने पढ़ा हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को मीन मीडियन मोड तो सबने पढ़ा हुआ है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये तो पता है कि सबको सबने पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का पता है सबको? नहीं पता, ठीक है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज का तो नहीं पता होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली किसी किसी को पता होगा, किसी को पता है तो बताए। नहीं पता, ठीक है। ठीक है, तो ये डिस्पर्जन की कैटेगरीज में आ जाते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल है ना, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल एट्रीब्यूट्स हम कहाँ यूज करेंगे आगे हमें पता लगेगा किधर यूज करेंगे। स्टैटिस्टिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी से ध्यान में क्या आ रहे हैं? अप्रोक्सीमेशन से आता है ना, अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमेशन लगा रहे हैं इसके अंदर। ये भी स्टैट्स का एक टॉपिक है, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में प्रॉक्सिमिटी आ रही है। इसके अंदर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अप्रोक्सीमेटी जो होती है ना, वो दो चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। आपका रिलेशन क्या है? यार मेरे पास डाटा के ना दो कॉलम मैं उठाता हूँ, इन दोनों का रिलेशन क्या है? लेट्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका तो पता है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि यार एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी। ठीक है, एक तो रिलेशनशिप हम जानते हैं और दूसरा स्ट्रेंथ निकालते हैं कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो कितनी स्ट्रेंथ के साथ बढ़ रही है। मतलब कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज उससे भी ज्यादा बढ़ रही है, या उससे कम बढ़ रही है, या उतनी बढ़ रही है, तो स्ट्रेंथ निकालते हैं हम। तो प्रोक्सीमेशन का मतलब ये होता है कि यार अप्रोक्सीमेटली हम चीजों को निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ और रिलेशनशिप को निकाल रहे हैं कि स्ट्रेंथ क्या, कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, या एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है तो कम हो रही है तो कितनी हो रही है। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये सबको पता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का आइडिया है ना सबको? डॉट प्रोडक्ट का आइडिया है ना सबको? ठीक है, हमने मैट्रिक्स को पकड़ना होता है। ठीक है, उसको डॉट प्रोडक्ट लेनी होती है। ये और कोसाइन सिमिलैरिटी का किसी को पता है? और कोरिलेशन का किसी को आइडिया हो? कोसाइन सिमिलैरिटी नहीं आइडिया, नहीं आइडिया। ठीक है, कोरिलेशन का आइडिया है, आइडिया है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन कोसाइन सिमिलैरिटीज ये चीज यूज होती है प्रॉक्सिमिटी के, प्रॉक्सिमिटी के लिए। ठीक है, डाटा हमारा प्रिपेयर हो चुका है, एक पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास ठीक है चीजें आ गई, एट्रीब्यूट्स आ गई। अब मैं क्लीनिंग की तरफ आ रहा हूँ डाटा के। इसको अभी तक कोई क्वेश्चन हो किसी के ध्यान में? कोई क्वेश्चन हो किसी के ध्यान में? ठीक है, थोड़ी रेस्ट ले, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ना थोड़ी चीजें टेक्निकलिटीज हैं। आपको मजा आ रहा होगा सुनने में, चीजें अंडरस्टैंड हो रही होंगी। ठीक है, लेकिन आप इसको ना 5 मिनट का वेट करते हैं, वक्फा लेते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
ओके, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? कोई क्वेश्चन हो किसी का यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। ठीक है। ठीक है, अब डाटा आ गया हमारे पास। तो उसके हमने एट्रीब्यूट्स निकालने हैं, स्टैटिस्टिकल एट्रीब्यूट्स निकालने हैं, पता लग गया कि हम कुछ, जरूरी नहीं है कि सारे निकालें, निकाल सकते हैं। किस केसेस में कौन से स्टैटिस्टिकल एट्रीब्यूट्स निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि इस केस के अंदर यार ये वाला स्टैटिस्टिकल एट्रीब्यूट निकालना है हमने। ठीक है, वो आगे हम इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे चीजें। तो हमारे पास एक तो हो गया, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। ठीक है, एक्सप्लोर कर लिया मैंने डाटा को, एनालिसिस वाला पार्ट कर लिया। अब मैं उसको प्रोसेस करूंगा। एक्सप्लोर कर लिया मैंने डाटा को, एनालिसिस कर लिया मैंने, अब उसकी प्री प्रोसेसिंग करूंगा। प्री प्रोसेसिंग करने के बाद ही मैं उसको दूंगा ना मॉडल को। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग करने के लिए मैं सबसे पहले जो काम करूंगा वो डाटा को क्लीन करूंगा। क्लीन करने से क्या मुराद होगा कि रिमूव इररेलेवेंट डाटा, डाटा। ठीक है, मैंने क्लीन कर लिया डाटा को, रिमूव कर रहा हूँ इररेलेवेंट डाटा को, रिमूव कर रहा हूँ, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ना, कि डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा है, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन हो सकती है इस लेवल के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है, एक्वायर वाले लेवल के ऊपर भी हो सकती है। प्री प्रोसेस करना है, ठीक है, कितना मुझे डाटा चाहिए, कितनी इंटीग्रेशन मुझे करनी है, क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। ठीक है, मैं बेसिकली मैनिपुलेशन कर रहा हूँ अपने डाटा के साथ, क्लीन कर रहा हूँ डाटा को, हैंडल कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, दूसरा रिडक्शन। रिडक्शन आपका ये कहती है, रिडक्शन आगे हम पीसीए के अंदर यूज होगा। पीसीए का कॉन्सेप्ट किसी को पता है? ये भी फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट है। पीसीए किसी ने पढ़ा? पीसीए, ओके, हाँ कवर करेंगे आगे। ठीक है, रिडक्शन के अंदर ये चीज होती है, इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि मेरे पास ना एक डाटा आता है। ठीक है, मैं लेट्स से मैं डाटा लेकर आते हैं। ठीक है, एक डाटा लेकर आते हैं, उसके अंदर डाटा की एट्रीब्यूट्स हैं कि एक मुझे ना एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे ना मेरे पास एक डाटा आ रहा है, उस डाटा के बेस के ऊपर मुझे प्रिडिक्ट करना है इस घर की प्राइस क्या होगी। ठीक है, मेरे पास घर का डाटा आ रहा है और मैंने उसके प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, मेरे पास डाटा क्या क्या आ सकता है? लोकेलिटी। ठीक है, इसकी लोकेलिटी क्या है? ठीक है, इसका एरिया क्या है? लेट्स से नंबर ऑफ हाइट्स विड्थ क्या है? ठीक है, नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं इसके, यही चीजें देखते हैं ना। ठीक है, इसके पोर्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ, ये मेरे पास डाटा है। साथ साथ मेरे पास कुछ और डाटा भी आ रहा है, लाइक नंबर ऑफ वॉशरूम्स कितने हैं फॉर एग्जाम्पल, या कितने पंखे लगे हुए हैं कमरे के अंदर। ईच एंड एवरी मेरे पास हजार रोज है मेरे। ठीक है, लेकिन मेरे काम का डाटा कितना है? मेरे काम का डाटा तो सीम्स लाइक इतना ही लग रहा है ना। ठीक है, मैं डायमेंशंस को रिड्यूस कर लूंगा। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, रिड्यूस करता हूँ मैं अपने डायमेंशंस को। ठीक है, इसके अंदर रिडक्शन के अंदर क्या यूज होती है? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो इसके अंदर पीएसए को पीसीए का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे, पीसीए भी पढ़ेंगे, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसका क्या फायदा होता है कि यार मॉडल को जितना ज्यादा डेटा देंगे, ठीक है, उतना ज्यादा उसकी कंज्यूम भी करेगा वो। ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी कंजम्पशन पावर भी हो रही होगी, उतने ज्यादा उसकी रिसोर्सेज वेस्ट हो रही होंगी। ठीक है, जितना ज्यादा हम डाटा उसको इनपुट दे रहे होंगे, उतनी ज्यादा हमारे पास ये चीजें भी मैटर कर रही होंगी। ठीक है, सारी चीजें मैटर कर रही होंगी। इसी का फुल फॉर्म आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेट मी चेक। इसी, ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। हम आगे इसको पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे पीसीए को।
ठीक है, कि हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए किस तरह यूज करते हैं इसको। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, ठीक है, इंटीग्रेट कर लिया, रिडक्शन कर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर लिया हमने। क्यों करते हैं, करने का फायदा ये होता है कि यार जितना ज्यादा बड़ा डाटा सेट है हमारे पास, मॉडल को उतना ज्यादा टाइम भी लगेगा ट्रेन होने के लिए, उतने ज्यादा रिसोर्सेज भी लगेंगे। तो मैं इररेलेवेंट डाटा ना ही दूं उसको, जिसकी बेस के ऊपर मेरा डिसीजन होना ही नहीं है। ठीक है, इट्स लाइक कि यार कुछ डिसीजन होते हैं, हम कहते हैं ना कि बच्चों को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं हम, क्योंकि बच्चों को कोई काम नहीं है ना डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो जिस जिस डाटा का कोई काम ही नहीं है डिसीजन मेकिंग के अंदर, हम उसके डायमेंशन को रिमूव करते हैं कि आपकी जरूरत नहीं है हमें, उसको रिमूव कर देते हैं हम, रिडक्शन कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लीन किया, इंटीग्रेट किया, रिडक्शन कर ली, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म के अंदर आती है फीचर इंजीनियरिंग टाइप की चीजें और आपका नॉर्मलाइजेशन। फीचर इंजीनियरिंग हमने अभी पढ़ा है कि हमने हमारे पास डाटा आ गया, उसमें से बेस्ट फीचर्स मैं किससे एक्सट्रैक्ट करूँ उस डाटा में से। ठीक है, दी बेस्ट फीचर्स मुझे एक्सट्रैक्ट करने होते हैं उस डाटा के अंदर से ना, ये फीचर एक्सट्रैक्शन होता है। इससे मेरे पास लेट से मेरे पास कॉलम, लेट से मेरे पास आ गया डाटा हाइट का, विड्थ का। मैं एक बंदे को वही डाटा देता हूँ, एक बंदे को देता हूँ हाइट और विड्थ का डाटा, दूसरे बंदे को भी हाइट और विड्थ का डाटा देता हूँ। ठीक है, एक बंदा क्या करता है, हाइट और विड्थ दोनों ही दे देता है मॉडल को। अब मॉडल हाइट पे भी ट्रेन हो रहा है, विड्थ पे भी ट्रेन हो रहा है। ठीक है, एक बंदा क्या करता है, उस हाइट और विड्थ से एक और फीचर निकालता है बीएमआई का, फॉर्मूले के साथ। अब वो फॉर्मूला डालते हैं उसके अंदर। शुरू से लेके चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं। बीएमआई क्या कैलकुलेट करके देते हैं, बीएमआई बॉडी का वेट और उसके अकॉर्डिंगली, आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, तो इसके अकॉर्डिंगली ना कुछ चीज कैलकुलेट करके देते हैं। तो बीएमआई के बेसिस के ऊपर ना क्या चीज होता है, फैशन इंडस्ट्री के अंदर ना डिसीजंस होते हैं। लाइक अगर इसका बीएमआई इस स्टैंडर्ड से नीचे है तो इसके लिए क्या साइज हो सकता है, इसका बीएमआई इस स्टैंडर्ड से नीचे है तो बड़ा है तो क्या साइज हो सकता है। तो उसके फैशन इंडस्ट्री ना मैटर कर रही होती है इन चीजों के ऊपर। लेट्स से मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो कि ना मुझे बता दे कि मैं उसको डाटा दूं हाइट और विड्थ का, बंदे की हाइट कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है, और वो मुझे बता दे कि यार इसका क्या साइज हो सकता है टी शर्ट का। ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, आपको भी मैंने डाटा दे दिया हाइट का विड्थ का, आपको भी मैंने डाटा दे दिया हाइट और विड्थ का। ठीक है, एक बंदा हाइट भी दे रहा है, विड्थ भी दे रहा है उसको। ठीक है, उस बेसिस के ऊपर मॉडल को ट्रेन कर रहा है। दूसरा बंदा बीएमआई के बेसिस के ऊपर कर रहा है, उसने पहले अच्छा का फीचर निकाल लिया उसमें से। ठीक है, फीचर की इंजीनियरिंग कर ली, अच्छे फीचर के साथ अब वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इट्स, वो अब काम करता है के साथ, उसने सिर्फ बीएमआई के साथ काम करना है, उसने हाइट और वेट दोनों के साथ काम करना है। तो हमने देखना है किस किस सिनेरियो के अंदर किस तरह हमने थिंकिंग प्रोसेस हमारा क्या होगा कि हम फीचर एक्सट्रैक्ट करें, डी बेस्ट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, रिडक्शन हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना है ना। ठीक है, डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है कि एक डाटा है, ठीक है, उसको हमने फीचर किस तरह निकालने हैं, क्या क्या फीचर्स निकालने हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, मैं बताता हूँ। नॉर्मलाइजेशन ये चीज होती है कि लेट्स से मेरे पास उस डाटा के साथ काम करते हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे पास नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं 2, और एरिया है, कुछ भी ले लेते हैं, 10,000, 10K। ठीक है, मैंने एज एन एग्जाम्पल लिए कि मेरे पास उसका एरिया 10K है, कोई भी स्क्वायर फुट हो सकता है, स्क्वायर मीटर हो सकता है, या सो ऑन। उसका नंबर ऑफ बेडरूम्स 2 है, तो 10,000 और 2 में कितना जमीन आसमान का फर्क नहीं है। अब वो क्या है, अगर हम इन इन दोनों को ऐसा इनपुट दे रहे होंगे ना मशीन को, 2 को भी और 10,000 को भी, तो वो ज्यादातर किस चीज के ऊपर उसका झुकाव होगा। आप बताएं, कॉमन सेंस वाली बात है कि किस चीज के ऊपर ज्यादा झुकाव हो सकता है उसका। मेरे पास डाटा है, ठीक है, 10,000 उसका एरिया है, नंबर ऑफ बेडरूम्स 2 है, मैं मॉडल को दे रहा हूँ कि ज्यादा झुकाव उसका किस तरफ होगा, झुकाव ज्यादा किस तरफ होगा उसका। उस पे ना आप बताएं। रिपीट कर देता हूँ कि मेरे पास ना यही डाटा डाटा सेट मैंने उठाया है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास ना
एरिया एरिया घर का एरिया ज्यादा ही होगा ना, हमेशा घर के एरिया की वैल्यू कोई 100,000 में तो होगी, बड़ी वैल्यू होगी। नंबर ऑफ बेडरूम्स की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। ठीक है। अब इन दोनों डाटा के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मतलब ये दो फीचर्स है ना अलग, अगर तो दो फीचर्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, दो है और एक 2,000 है। तो अब मैं एक बंदे को 2 और 2,000 दोनों दे रहा हूँ, तो उसका झुकाव किस तरफ हो रहा होगा ज्यादा? वो डिसीजन किस बेस के ऊपर ज्यादा कर रहा होगा? 2,000 के बेस के ऊपर कर रहा होगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि यार वो इस बेस के ऊपर ज्यादा डिसीजन करे, हम चाहते हैं कि वो इक्वली डिसीजन कर रहा हो। तो वो डाटा को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। नॉर्मलाइज हम, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं नॉर्मलाइजेशन की भी। ठीक है, बेसिकली हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं, डाटा को 0 1 के फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, 0 और 1 के अंदर ले आते हैं, 0 से लेके 1 के दरमियान आ जाते हैं डाटा। डिफरेंट टेक्निक्स हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के। इससे ये होता है कि यार मशीन या मॉडल का झुकाव एक फीचर की तरफ ना हो, वो उसको सारों को एक जैसे लेके चले। ठीक है, नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना हम चीजों को, कि मॉडल एक तरीके से बिहेव ना कर रहा हो, एक तरीके से ना सोच रहा हो। वो फिर एरिया के साथ स्पेसिफिक होता रहेगा, कि उसको एरिया के बेस पे वो ज्यादा डिसीजन कर रहा होगा, ना कि नंबर ऑफ बेडरूम्स के। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? Next। ठीक है, मेरे पास डाटा कर लिया, मैंने सब कुछ प्रोसेस कर लिया, A to Z हमारा सारा काम हो गया। ठीक है, प्रिपेयर कर लिया मैंने, डाटा एक्वायर किया, प्रिपेयर कर लिया। तीसरा काम है रिपोर्ट का। रिपोर्ट के अंदर मैं क्या क्या चीजें यूज कर सकता हूँ, हमने ये पढ़ ली है। थोड़ा ना जहन पे जोर डालें, रिपोर्टिंग के अंदर मैं क्या क्या चीज यूज कर सकता हूँ। रिसेंटली पढ़ी हमने चीज वो। रिपोर्टिंग के अंदर मैं क्या चीज यूज कर सकता हूँ? रिपोर्ट देनी है मुझे, दिखाना है कुछ चीज को। अभी पढ़ा है, हमने रिसेंटली पढ़ा है। चार्ट्स, ग्राफ। ठीक है, मैटप्लॉटलिब। रिपोर्ट देता हूँ फिर मैं डाटा की। ठीक है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, हीट मैप, स्कैटर प्लॉट, से सारी चीजें जो हमने पढ़ ली है ना, इन द फॉर्म ऑफ मैं रिपोर्टिंग कर रहा होता हूँ। तो ये सारे प्रोसेस भी होते हैं। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग इटसेल्फ इज अ फील्ड यार। फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, डाटा में से बेस्ट फीचर्स निकालना। क्लीनिंग इज इटसेल्फ अ फील्ड। इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, डाटा की स्टैटिस्टिकल नहीं, ये तो नहीं है फील्ड होगी। डाटा को एक्वायर करना इटसेल्फ अ फील्ड। डाटा को डिप्लॉय, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को डिप्लॉय करना इटसेल्फ अ फील्ड। ठीक है, तो ये सारी डाटा के रिलेटेड अलग फील्ड है बिल्कुल। तो हमने इंट्रो लिया है डाटा साइंस का और मशीन लर्निंग का। ठीक है, और फर्क क्या होता है दोनों के अंदर? डाटा साइंस के अंदर हम डाटा के साथ प्ले अराउंड कर रहे होते हैं। ठीक है, डाटा फोकस्ड होते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर हमें उसी डाटा को यूज करके उसमें से कुछ परफॉर्मेंस निकाल रहे होते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस को निकाल रहे होते हैं इन द फ्यूचर, वो जनरेटिव परफॉर्मेंस भी हो सकती है कि कुछ जनरेट करे मशीन, डिस्क्रिमिनेटिव भी हो सकती है, फिर उसमें से कुछ बताएं आपको, एनालिसिस दे। ठीक है, जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव, डिस्क्रिमिनेटिव हमने पढ़ लिया। डिस्क्रिमिनेटिव ये होता है कि हमारे पास जो डाटा मौजूद है ना, उसके बेस के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करके दिया हमें। जनरेटिव ये चीज होती है कि यार हमें एक चीज सिनेरियो दिया गया, उसके बेस के ऊपर मैं नया कंटेंट जनरेट करूंगा, नया कुछ जनरेट करूंगा जो आजकल वायरल है। और मोस्ट प्रोबेबली आप से तकरीबन 90% लोग जनरेटिव एआई का बूम देख कर ही आए होंगे, और थोड़ा शॉक्ड भी होंगे कि एआई में ये चीजें भी हो सकती हैं। तो एआई अगर आपने इन डेप्थ पढ़नी है तो इन चीजों का लाजमी पता होना चाहिए सबका। ये सारा कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह ऐसा ऐसा चीजों को ना। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का ये इंट्रो था हमारा। इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे हम मशीन लर्निंग, कल से हम एल्गोरिथम्स के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, डाटा जब हम कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन, क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ओवरऑल द प्रोसेस ये साथ साथ चीजें होंगी। जब हम साथ साथ प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, साथ साथ चीजें हम लेके चलेंगे। ठीक है, पहले हम कल से क्या कर रहे होंगे, मशीन लर्निंग को इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उसके एल्गोरिथम्स को पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डाटा कलेक्ट किस तरह करते हैं। ठीक है, इन द ऑन द बेसिस ऑफ हमारा एप्लीकेशन कौन सा बेस्ट रिसोर्सेज रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको इन डेप्थ कवर करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और डिप्लॉयमेंट को आई गेस तो हम कवर करेंगे, लेकिन अगर टाइम हुआ, क्योंकि कोर्स के अंदर इंक्लूडेड था भी नहीं डिप्लॉयमेंट। टाइम हुआ तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। टाइम हुआ तो हम सीबॉन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, टाइम की बात है, ठीक है, पढ़ाने के ऊपर कोई मसला नहीं है मुझे। टाइम मैनेज करना है बस आप लोगों ने। तो हम इंशाल्लाह ने इन चीज़ों को सारा सारा कुछ देखेंगे। तो ये डाटा, ये मैं ना आपको माइंड मैप शेयर कर दूंगा।
आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। ये मायरो के ऊपर है, मायरो के ऊपर अकाउंट बना लीजिएगा। तो अगर आपने इसके साथ प्ले अराउंड करना है तो आप ये इसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर आपके पास रोड मैप आ गया। ठीक है, रोड मैप से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ें किस किस वे में लेके चलने वाले हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो। एक और चीज़ पहले मुझे यहाँ तक बताएं कि यहाँ तक किसी के कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर ना हम तीन तरह का मैथ ना इस्तेमाल करने वाले हैं। तीन तरह के मैथ होने वाले हैं हमारे पास। क्या वो मैथ्स कौन कौन से हो सकते हैं? स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, उसके अलावा कैलकुलस, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी। ये तीन चीजें आपने बहुत ज्यादा यूज करनी है मैथमेटिक्स के अंदर। मैं कुछ रिसोर्सेज भी यूज करूंगा कि हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, हम मैथ नहीं पढ़ रहे होंगे। जो मशीन लर्निंग स्पेसिफिकली मैथ होगा ना, सब इसी है। वो तो हम क्लास में लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन मैं अपना इधर हम लेक्चर्स का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसके अंदर मैट्रिसेस पढ़ाने के अंदर या डॉट प्रोडक्ट पढ़ाने के अंदर। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के अंदर या इंटीग्रेशन करवाने के अंदर, जहाँ पे नेसेसरी लगेगा मैं आपको कराता रहूंगा साथ साथ मैथ। 9th क्लास की बुक पकड़े या 12th क्लास की बुक के अंदर इंटीग्रेशन था। ठीक है, 12th क्लास की बुक है, उसके अंदर से इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी आई गेस 9th 10th की क्लास के अंदर था। ठीक है, तो मैट्रिसेस आपको इससे भी लोअर ग्रेड्स में मिल जाएंगे। ठीक है, 8 9 में मिल जाएंगे आई गेस, 9th में भी है मैट्रिसेस। ठीक है, आई रिमेम्बर। तो ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, वो आपने रिवाइज करके जरूर आनी है। अगर आपकी रिवीजन नहीं होगी तो आपके आपके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि ब्लर रह जाए। ठीक है, मैं फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ कि यार इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और आई विल बी बिलीविंग कि यार डॉट प्रोडक्ट आपको पता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ फिर आपको फॉलो अलोंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने ये चीज़ों को ना रिवाइज कर लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई कोई कंफ्यूजन हो आपको? कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन लिया है, पूरे पाइपलाइन में पढ़ी है, प्रोसेसेस पढ़े हैं। कल से इंशाल्लाह डेप्थ पढ़ना शुरू करेंगे मशीन लर्निंग एक्चुअली में है क्या चीज़। ठीक है, तो फिर सेशन को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।